हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने हिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी थी। अब हम पॉलिटिकल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल की एक क्लास पहले हो चुकी जिसमें हमने उसका अर्थ कौन से शब्द से बना हुआ है, क्या है, वो सब वीडियो बनाया था। तो दोस्तों, अब हम देखें 12th हिस्ट्री, जिसमें दो बुक हैं, समकालीन विश्व और स्वतंत्रता के बाद भारत। तो हम समकालीन विश्व है बुक है उसको शुरू करेंगे पहले, क्योंकि दोनों बुक सेम नंबर की है, प्लस जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिट है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो देखो दोस्तों, ये हमारे जो सिलेबस में जो टॉपिक है 12th में, दो ध्रुवीयता का अंत। क्या? दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले एक टॉपिक, यह एक चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, जिसको बोर्ड ने इस सिलेबस में हटा दिया। तो दोस्तों, जब तक हम उस चैप्टर को यानी कि शीत युद्ध को, कोल्ड वॉर को नहीं समझेंगे, तब तक ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो पहले हमें शीत युद्ध को समझना है कि शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, और दो ध्रुव यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, तो वो दो ध्रुवीय या दो ध्रुव मान लो या दो पक्ष मान लो, वो कैसे बने, कैसे अस्तित्व में आए, वो जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे शीत युद्ध का दौर। दोस्तों, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, ये वास्तविक युद्ध नहीं होकर वैचारिक युद्ध था। इसमें युद्ध की संभावनाएं हर पल बनी रहती थी, क्योंकि दो महाशक्तियां, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों दो बड़ी महाशक्तियां थी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी दो गुट बने थे, एक मित्र राष्ट्र, दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। दोस्तों, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस। मैं शुरुआती दौर में यही दोनों या छोटे मोटे देश और भी थे जो इनके साथ थे। उसके थोड़े दिन बाद में युद्ध जो चल रहा था, तो मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल हो गए? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ। अब यहां पर जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, जर्मनी, जापान, इटली। क्लियर दोस्तों? ध्रुवीय राष्ट्र थे कौन? जर्मनी, जापान और इटली। इनमें युद्ध हुआ जो 1914 में स्टार्ट होकर 1918 में समाप्त हुआ। कब हुआ? 9 नवंबर
9 नवंबर 1918 में युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। ये कैसे हुआ? तो दोस्तों उस समय जर्मनी, जापान, इटली पावरफुल देश थे। यूएस से सिर्फ हथियार सप्लाई करता था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित नहीं था, लेकिन मित्र राष्ट्रों को समर्थन दे रहा था, मेरे लिए अपने हथियार भेज रहा था। तो दोस्तों एक संधि होती है इस युद्ध के बाद में, वर्साई की संधि, जो 28 जून 1919 को होती है। इसमें जर्मनी को कुछ शर्तें मानने के लिए मजबूर किया जाता है। जर्मनी उस समय का एक पावरफुल देश था। तो 28 जून 1919 में क्या हुई? वर्साई की संधि। इस वर्साई की संधि में जर्मनी पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए कि बाद में जाके द्वितीय विश्व युद्ध असंभव हो गया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ कहीं न कहीं इस वर्साई की संधि में भी छुपा हुआ था। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध। फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध। अभी तक कोई ध्रुवीय राष्ट्र नहीं बने थे। मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र दो थे। दो ध्रुवीयता का आरंभ यहां से नहीं होता है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध। उन्नीस से 1945 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयंकर था। यहां पर युद्ध का जो मेनली जो कारण था, क्योंकि जर्मनी वर्साई की संधि से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो फूट जो ज्वालामुखी थी वो फूट पड़ी। तो कारण क्या था कि 1 सितंबर 1939 और जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर। जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया? पोलैंड पे। और वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर अमेरिका के हस्तक्षेप से, यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। वो कैसे? जापान जो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, सबसे उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे तीव्र गति से आगे जापान बढ़ रहा था। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों यहां पर इसकी समाप्ति होती है 6 और 9 अगस्त 1945 में यूएसए ने नागासाकी व हिरोशिमा इन पे परमाणु बम गिराए। इसके बाद में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध
ने दो ध्रुवों का निर्माण कर दिया, यानी कि एक था यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब दोस्तों हम देखते हैं शीत युद्ध क्या था। ये एक वास्तविक युद्ध नहीं था, वास्तविक युद्ध नहीं था, वैचारिक युद्ध था, यानी कि यह राजनीतिक और वैचारिक सैन्य संघर्ष था। इसमें क्या था, हर समय दोस्तों युद्ध की स्थिति बनी हुई रहती थी कि कब कौन सा देश आक्रमण कर दे। तो इसमें जासूसी युद्ध भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जासूसियां खूब हुई और हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रही। कई बार तो ऐसे टकराव हुए कि युद्ध की प्रबल संभावना बनी रही। इसी में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ी। यूएस और यूएसएसआर ने अपने जो परमाणु हथियार थे उनमें इजाफा किया। तो दोस्तों अब है दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुव कब तक थे? उन्नीस से 1991 तक ये दो ध्रुव या दो ध्रुवीयता या दो खेमे बने रहे। क्लियर दोस्तों? अब इसमें है, एक था यूएसए, दूसरा था सोवियत संघ। क्लियर दोस्तों? दो गुट बन गए, एक था यूएसए, दूसरा था सोवियत संघ, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ का मतलब है कि सोवियत जो संघ था वो 15 देशों से मिलकर बना था, यानी कि इसमें जो सदस्य थे संघ में 15 राष्ट्र थे। 15 देश, इनमें प्रमुख था रूस, यानी कि रूस इनका लीडर था। तो सोवियत संघ 15 राष्ट्रों से मिलकर बना था। अब यहां पर दो गुट बन गए, तो इसमें दोनों के मध्य मतलब मैन जो था वो था यूरोप। यूरोप का विभाजन, क्योंकि जो मैन महाद्वीप था उस टाइम में यूरोप था। दोनों में यूरोप को अपने अपने खेमे में शामिल करने के लिए जुट गए। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर भाग तो किसमें आ गए? यूएसए में। क्लियर? पश्चिमी यूरोप के जो अधिकतर देश थे वो तो किसमें आ गए? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। और जो पूर्वी यूरोप था, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश किसमें आ गए? सोवियत संघ में। क्लियर दोस्तों? यानी कि दो भाग हो गए यूरोप के। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश यूएस के साथ मिल गए और पूर्वी यूरोप के अधिकतर जो देश थे वो यूएसएसआर या सोवियत संघ में मिल गए। तो अब इन दोनों को नाम दिया गया
यानी कि इसका नाम दिया गया है इनको पश्चिमी पूर्वी गठबंधन कहा गया है इसको। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर जो था इनकी विचारधारा का अंतर था दोनों में। जो यूएस था वो पूंजीवादी और उदार लोकतंत्र में विश्वास करता था, अब यहां से ये क्वेश्चन है कि जो यूएस था वो किसका समर्थक था, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद का। दूसरी तरफ यूएसआर था वो समाजवाद और साम्यवाद का। तो स्वाभाविक है दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी और ये उदार लोकतंत्र में विश्वास करता था, पूंजीवादी वो समाजवाद और साम्यवाद। तो इन दोनों की विचारधाराओं को भी अलग अलग थी, इसी कारण इनके हितों में टकराव होने लग गया। फिर जब अब इन दोनों में जब होड़ लग गई तो कुछ संगठन बने। दोस्तों जब जो ध्रुव बन गए, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी, तो अब दोनों ने सैन्य संगठन बनाना शुरू कर दिया और उसमें ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करने की होड़ लग गई। अब जो ये था नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का पूरा नाम क्या था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। क्लियर। और इसमें जो संस्थापक थे, जिस टाइम में 1949 में जो संस्थापक सदस्य थे, यानी कि कितने देशों से मिलकर बना था, तो उस टाइम में 12 देश थे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना वर्तमान में इसमें 32। यह संगठन अब भी चल रहा है। जो हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है वो कहीं ना कहीं इसी का है, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और रूस उसे शामिल नहीं होने दे रहा। तो वर्तमान में 32 देश हैं और 32वां जो देश था वो था स्वीडन। 32वां देश कौन सा था? स्वीडन, जो 7 मार्च 1924 को नाटो में शामिल हुआ। इधर वार्सा, जब यहां अमेरिका ने अपना संगठन नाटो खड़ा किया तो इसके जवाब में यूएसएसआर ने वार्सा संधि, वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट बनाया। ये कब? 1955 में। क्लियर दोस्तों। और इसका जो हेड था वो समी। ये इतना पावरफुल नहीं था, फिर भी इसमें इसके प्रत्युत्तर में, नाटो के प्रत्युत्तर में वार्सा संधि रूस ने की। अब देखो
रूस में जो सम्मिलित, सोवियत संघ में जो सम्मिलित देश थे वो थे रूस, एक स्वयं रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, एस्टोनिया था, मोल्दोवा था, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, लातविया, ये 15 देश इसमें सोवियत संघ में सम्मिलित थे। क्लियर दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखना, सोवियत संघ में 15 सदस्य थे जो कब तक थे, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ये भी सब अलग अलग हो गए। अब यहां तक दोनों के मध्य दो सैनिक संगठन खड़े हो गए। फिर एशिया की तरफ दोनों ने रुख किया, तो यूएसए ने एशिया में देशों के साथ 2 संधि की। दक्षिणी पूर्वी एशियाई दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन कब, कहां पर? दक्षिण पूर्वी, यानी कि यूएसए ने अपना टारगेट किसको बनाया? दक्षिणी पूर्वी एशिया को। पहले टारगेट में था यूरोप। क्लियर? फिर एक संधि और की, केंद्रीय संधि संगठन। ये दोनों संधि किसने की? यूएस ने, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका ने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ ये संधि की। अब जब दक्षिण पूर्वी एशिया में या एशिया महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कदम रखा, तो फिर सोवियत संघ ने भी उस देशों को अपने खेमे में शामिल किया। तो पहला तो था रूस। रूस ने चीन, जो एक साम्यवादी देश था, चीन भी एक साम्यवादी देश था, उत्तरी ताइवान, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, ताइवान और इसके साथ ईरान, ये किसमें? यूएसएसआर में, यानी कि संयुक्त संघ में भी रूस ने चीन, उत्तरी ताइवान, उत्तरी कोरिया, इराक, इनके साथ अपने संबंध मजबूत किए एशियाई देशों के साथ। तो दोस्तों ये थी शीत युद्धकालीन कुछ घटनाएं। अब हम ये देखते हैं कि शीतकालीन युद्ध का चरम बिंदु क्या था, यानी कि ऐसा कौन सा, किस सन में ऐसा कौन सा समय था जब युद्ध की प्रबल संभावनाएं बनी। तो दोस्तों इसमें था क्यूबा मिसाइल संकट। कौन सा था? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के पास स्थित एक द्वीप था, तो क्यूबा रूस समर्थित देश था, तो रूस ने यानी कि अप्रैल 1961 में
पहला तो था ये सोवियत संघ का समर्थक, अप्रैल 1961 में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यहाँ पर दोनों के आपसी टकराव की संभावना प्रबल हो गई और ये उस समय पूरे विश्व को लग रहा था कि अब युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा, लेकिन वो टल गया। अब उस समय क्यूबा के दो प्रमुख थे, फिदेल कास्त्रो और जॉन ऑफ केनेडी यूएस के राष्ट्रपति थे। ये इसका चरम बिंदु था। यहां से युद्ध की पूरी संभावना थी, लेकिन ये युद्ध टल गया। तो शीत युद्ध यानी कि 1947 से लेकर 1991 तक बहुत से बार युद्ध की स्थिति बनी, लेकिन युद्ध टल गया। तो ये दो गुट थे। अब दो ध्रुवीयता जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, अब समझ में आ गया होगा कि दो ध्रुव कौन से थे और उनका क्या क्या प्रभाव था। फिर रूस धीरे धीरे यानी कि सोवियत संघ धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। उनके देश जो 15 देश थे, उन्होंने अपनी आजादी की एक एक करके आजादी की घोषणा कर दी। तो एक इसमें आता है सिद्धांत, ट्रूमैन का सिद्धांत। यानी कि ट्रूमैन का जो सिद्धांत था वो क्या था? इसका जो मेन मकसद था, ये उस समय ट्रूमैन राष्ट्रपति थे यूएस के, तो साम्यवाद को रोकना। एक सबसे बड़ी थी 1961 में घटना हुई थी, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, यानी कि पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी बीच में दीवार खड़ी कर दी गई थी। दोनों एक ही देश के दो विभाजन हो गए थे। तो कब हुआ था? 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, पूर्व और पश्चिमी, जिसमें एक यूएस के साथ था और एक यूएसएसआर के साथ था। ये दीवार 1989 में दीवार को गिरा दिया गया। यानी कि जो बर्लिन की दीवार थी वो 1989 में गिरा दी गई और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। एकीकरण हो गया और 1991 में
सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा एक शीत युद्ध का एक मतलब स्ट्रक्चर जो आपके दिमाग में रहे। दो ध्रुवीयता, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इससे पहले हमें ये पता चल गया कि दो ध्रुवीयता या दो ध्रुवीयता का निर्माण कैसे हुआ, कैसे शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत। दोस्तों किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि तैयार करना जरूरी है। अगर डायरेक्ट हम दो ध्रुवीयता को पढ़ते तो दिमाग में ये रहता है कि दो ध्रुवीयता, वहां जाके वो समझ में नहीं आती कि दो ध्रुवीयता या दो ध्रुव थे कौन। यहाँ पर पहले हमने दो ध्रुवीयता का मतलब अमूमन अध्ययन कर लिया। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर पढ़ने में। तो यहाँ पर फिर इस शीत युद्ध के दौर में कई स्वतंत्र नए स्वतंत्र राज्य बने, कई देश स्वतंत्र हुए जो ब्रिटेन फ्रांस इनके वो उपनिवेश थे। तो दो ध्रुव थे, यूएसए और एक था यूएसएसआर। और किस गुट में शामिल हुए, नए नए स्वतंत्र हुए थे। तो दोस्तों यहां पर एक नया जो गुट बना वो था गुट निरपेक्षता, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होना, तटस्थ रहना, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। तो नई दुनिया या दूसरी दुनिया के देश जो उस समय स्वतंत्र हुए थे और इनको मिला के दूसरी दुनिया का देश, तो इस गुट निरपेक्षता को भी हम एक टॉपिक एक दिन की क्लास में हम पूरा करेंगे। लेकिन यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो नवीन राष्ट्र बने थे, स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? अधिकतर देशों ने गुट निरपेक्षता, यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना और तटस्थ रहना। ये शीत युद्ध का दौर था। दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन को फायदा मिले। नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और आपको क्लास की भी सूचना टाइम टू टाइम मिल जाएगी। हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे ताकि देखने में भी थोड़ा इजी रहे। तो 15 मिनट की क्लास हम डेली लेंगे। तो दोस्तों अब हम पहले गुट निरपेक्षता, कल की क्लास में गुट निरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।